on no load. Now, as we were discussing transformer on no load, तो ट्रांसफार्मर को कब बोलेंगे नो लोड पर है, जब सेकेंडरी साइड जो है दैट इज ओपन सर्किटेड, एंड मोर ओवर देयर इज वन मोर पॉइंट दैट सेकेंडरी करंट इज ऑल्सो जीरो. नाउ अब इस वाले पॉइंट पे जब हम लोग आए, तो जब हमको पता चला कि अगर सेकेंडरी करंट की वैल्यू जीरो है, तो जो डीमैग्नेटाइजिंग एमएमएफ आता है फ्रॉम द सेकेंडरी साइड दैट इज I2T2, उसकी वैल्यू भी जीरो हो गई. तो हमने बात ये कही थी कि प्राइमरी साइड से जो एमएमएफ आता है दैट इज मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ, और जो सेकेंडरी साइड से एमएमएफ आता है वो होता है अपना डीमैग्नेटाइजिंग एमएमएफ. इसके बारे में हम लोग बात कर रहा था. इससे हम लोगों ने रिलेशन निकाला था I1T1 इज इक्वल टू I2T2, बैलेंस एमएमएफ बैलेंस थ्योरी. मगर अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, सिंस I2T2 is equal to 0, the MMF required to magnetize the flux would be very small. Here, therefore, the current required in the primary winding, that is denoted by the term I1, that also will be very small. Generally, I0, the no load current, is referred as I0. कहीं भी आप देखोगे I0 बोलेंगे उसको, and it is actually 3 to 5% of full load current. अब जरा इस बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात और डिटेल में करना शुरू करूं, तो हम लोग इस वाले में आएंगे कि द करंट जो हम बात कर रहे हैं I0, इसके दो काम हैं. इसका जो पहला काम है, वो पहला काम ये है कि वो कोर को मैग्नेटाइज करता है. कोर को क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है. अगर कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है तो उस वाले कंपोनेंट को मैंने बोल दिया रिएक्टिव कंपोनेंट बोला, और उसका जो करंट था उसको मैंने बोला IM. नाउ दिस IM विल प्रोड्यूस द फ्लक्स फाई. अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से समझिएगा, दिस IM विल नाउ प्रोड्यूस द फ्लक्स फाई, तो IM और फाई के बीच में फ्लक्स फेज डिफरेंस कितना होगा, कौन बताएगा? IM और फाई के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? नाउ आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन IM एंड फाई? आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा राशि? जीरो. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एक बहुत अच्छा पॉइंट, करंट की डायरेक्शन होगी वही, जैसा करंट वैसा फ्लक्स. बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यही पकड़ी हुई है, हाँ या ना? ये चीज तुमको पता है ना, जैसा करंट वैसा फ्लक्स. तो जैसी वेव फॉर्म करंट की होगी वैसी वेव फॉर्म फ्लक्स की हो जाएगी. तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कैसा हो गया, जीरो. मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा. अब जरा एक यहाँ पे हम शुरू करते हैं, जरा समझिएगा कि अगर मैं इसको फेजर के फॉर्म में लेके चलता हूं, तो समझिएगा. अब इसको वैसे बनाएंगे कि फेजर का फॉर्म कैसे बनता था. फेजर में क्या होता था, फेजर में जब हमने बात शुरू करी तो मैंने क्या कहा था कि इफ यू टेक अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ऊपर वाली साइड किसको बनाती थी, बताएगा कोई, जल्दी बताओ. ऊपर वाली साइड किसकी बनती थी, प्राइमरी की, और नीचे वाली साइड किसकी बनती थी, सेकेंडरी की. ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई यहाँ पर हमने बोल दिया कि लेट अस से दिस इज नाउ अप्लाइड वोल्टेज V1 व्हिच इज अप्लाइड वोल्टेज V1 टू द प्राइमरी साइड. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसको समझते हुए कोशिश करिएगा. अब करंट आ रहा है I0, करंट क्या आ रहा है, I0. करंट कैसा आ रहा है, I0, गलत तो नहीं. प्राइमरी करंट कैसा है, I0. हमको ये पता है जो फ्लक्स की लाइन है वो इधर कहीं आ रही है, जो मेरी फ्लक्स की लाइन है वो इस लाइन के साथ मैच कर रही है, ठीक है. अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात पकड़िएगा थोड़ा सा. अब हमें ये पता है I0 जो है वो दो कंपोनेंट का बना हुआ है. ऊपर मैंने लिखा भी था I0 दो कंपोनेंट के बना हुआ है, एक IM प्लस IW, और जो IM है वो फ्लक्स के साथ होगा. IM है वो जो फ्लक्स के साथ होगा. तो IW कहाँ होगा, जल्दी बताओ, IW कहाँ होगा, जल्दी बताओ, IW कहाँ होगा. सीधी सीधी बात सुनिएगा, इफ आई एम राइटिंग I0 इज इक्वल टू IM प्लस IW, ठीक है, यही तो लिख रहे थे. तो IW कहाँ होगा, IW होगा आपका यहां पर. ये हो गया आपका IW. ओके, नाउ यू सी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है वो ये देखिए, V1 इज इन फेज विद IW, यस और नो. V1 इज इन फेज विद IW, या मैं उल्टा बोल दूं कि IW
is in phase with V1. हाँ या ना? IW is in phase with V1. Now, in which condition does the current और voltage phase में होते हैं? एक ही फेज में होते हैं. Which condition? Which type of load? जब वोल्टेज और करंट एक फेज में होते हैं, कौन सा टाइप ऑफ लोड होता है? जल्दी बताओ भैया. देखो, तीन तरह के लोड होते हैं. एक होता है आर लोड, एक होता है एल लोड और एक होता है सी लोड. अब जरा एल वाले की बात हमने करी थी. एल वाला हमने क्या पकड़ाया था? एक नया टर्म हमने एक नया कॉन्सेप्ट पकड़ा था. हमने क्या पकड़ा था? सिविल. सिविल में क्या हो रहा था? अगर करंट, अगर वोल्टेज आगे सिविल में कैपेसिटी, हाँ, तो करंट आगे. तो अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर आई इधर आता है, वी इधर आता, तो ये कैपेसिटिव लोड है. अगर वी इधर आ जा रहा है और आई इधर आ जाता तो इंडक्टिव लोड है. मगर अगर चेक करिएगा बोथ आर इन फेज, तो ये कौन सा लोड हो जाएगा? ये हो जाता है आर लोड, मतलब रेजिस्टिव लोड. हाँ या ना? मतलब ये कैसा लोड है? रेजिस्टिव लोड. ये कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए चलिएगा. इसका मतलब अब यहीं पर देखिएगा, ये मैंने कल ही क्या लिख दिया था? जब हमने क्लास दी तभी मैंने क्या लिख दिया था? रेजिस्टिव लिखा हुआ ना. ये देखिए, इसका मतलब all the losses which are occurring in the core are basically taking in the resistive category only. Yes or no? Yes or no? जल्दी बताइए. और मैंने इसी को बोला था IW. इसी को क्या बोला था? IW. और IW और IM को मैंने बोला था अगर इनका फेजर सम करते हैं तो I नॉट मिलेगा. ठीक है, यहां तक बात क्लियर? यहां तक फेजर में बात क्लियर या नहीं? जल्दी बताइए. यहां तक फेजर में बात क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आगे आगे लिखते हैं. ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं. अब अगली बात पकड़ते हैं. अब फाई के ही कोरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री लैग करता हुआ, 90 डिग्री लैग करते हुए दो एक और बनेंगे. ये क्या बनता था? E1 और ये बनता था E2. याद है? ये चीज याद आई या नहीं आई? जल्दी बताओ. ऐसे ही तो बनता था भैया. कैसे बनता था? चेक करिएगा. अगर मैं इक्वेशन लिखता था V इज इक्वल टू, चेक करिएगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है. अब मैं एक काम करता हूं. इफ आई टेक दिस एंगल टू बी फाई नॉट, इफ आई टेक दिस एंगल टू बी फाई नॉट, तो आई की इक्वेशन क्या लिखूंगा? जल्दी बताओ. आई नॉट की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी बताओ. आई नॉट की इक्वेशन क्या होगी? आई नॉट की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी बताओ. आई नॉट इज लैगिंग और लीडिंग देन द वोल्टेज. जल्दी बताओ. आई नॉट इज लैगिंग और लीडिंग देन द वोल्टेज. मैंने क्या बोला था? क्लॉकवाइज चल गए तो क्या होता है? लैग. तो क्या हो जाएगा? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई नॉट. गलत तो नहीं? यही तो आया. हाँ या ना? जल्दी बताइए. जल्दी बताओ. इफ आई टेक दिस एंगल टू बी फाई नॉट, ध्यान से पकड़ते हुए चलो, दिस एंगल टू बी फाई नॉट, तो ये क्या चलेगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई नॉट आई नॉट की इक्वेशन आ जाएगी. यस और नो? जल्दी बताइए. यस और नो? जल्दी बताओ बच्चे. राशि, डाउट क्यों हो रहा है? ये समझ नहीं आ रहा. ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ध्यान से रहो. अगर, अच्छा ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा ये बोलता, चेक कर, अगर मैं एक बोलता ये रहा तेरा V और ये रहा तेरा I और इसको मैं लिखता Vm साइन ओमेगा टी, तो तुम मुझसे कहती सर इसको लिख दो Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू. गलत तो नहीं? यही तो बोलती. हाँ या ना? यस सर. मगर अगर मैं तुमसे कहता हूं मुझे इस वाले फेजर की वैल्यू दे दो और ये एंगल फाई नॉट है, तो क्या लिखोगी? इसकी वैल्यू क्या लिखोगी? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई नॉट. यही चीज तो करवाई है, और क्या लिखवाया है? समझ गई? तो बेसिकली लैगिंग वाले कॉन्सेप्ट, फेजर के कॉन्सेप्ट पे खेल रहा हूं मैं. पूरी चीज बात समझते हुए चलिएगा. ओके नाउ, अब इसी पॉइंट से आगे पकड़ते हैं. इफ एनीबडी कैन टेल मी IM को कैसे लिखूं मैं? IM कैसे लिख सकता हूं? IM कैसे लिख सकता हूं? क्या चेक करिएगा. IM कैसे लिखूं? अगर मैं IM को सीधा लिखूं, आई नॉट साइन फाई नॉट, गलत तो नहीं? IM लिख सकता हूं. IM ये रहा, ये है IM. क्या मैं लिख सकता हूं? IM इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट. हाँ या ना? एंगल देखिए, एंगल जो मैंने बोला एंगल, ये वाला एंगल लेके चल रहा हूँ. ये वाला एंगल को वैल्यू क्या बोली है मैंने? फाई नॉट. तो और अच्छा ये बताओ कोई मुझे, आई डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ? आई डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ? आई डब्ल्यू को लिख सकता हूँ आई नॉट कॉस फाई नॉट. गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? जल्दी बताइए बच्चों, गलत तो नहीं है? जल्दी बताइए. नो सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ से अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको पकड़ते हैं. इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ आई नॉट
इसको मैं लिखता हूँ आई नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। गलत तो नहीं? आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर सही है गलत है? जल्दी बताओ। हेलो, सही है सर। सही है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे। अब चल, इसको मैं आगे और एक चीज लिख रहा हूँ जो चेक करिएगा। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ cos फाई नॉट इज इक्वल टू ओके आई डब्ल्यू अपॉन आई नॉट। गलत तो नहीं है? चेक करो, ये चेक करो, चेक करो। सही है। सही है सर। अब मुझे चेक, अगर मुझे दिक्कत बताओ, cos फाई नॉट क्या है? cos फाई नॉट इज कोसाइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, अब जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से पकड़ना। इट इज कोसाइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। गलत तो नहीं है? cos फाई नॉट को लिख सकता हूं ना, इट इज कोसाइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। यस और नो? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इट इज नाउ Yes, कोसाइन, लिख सकता हूं। अच्छा मुझे कोई ये बताओ, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट? क्या बोलते हैं इसको? कोसाइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो कॉस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोई बताओ, कोई तो बोलो, जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे? सत्यम, सत्यम, सत्यम वर्मा, सत्यम वर्मा, स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता। सर पावर फैक्टर। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। भैया हाँ, बिल्कुल सही बात है। द कोसाइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एनी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। तो इस वाले कंडीशन को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलोगे इसको? नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ सब लोग। क्लास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ गुड़िया फिर से बोलो। बता दीजिए फिर से सर। बता ये रहा हूँ, नो चलो लोड पावर फैक्टर वाला। फिर से बता रहा हूँ, चलो ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूँ कि सपोज कोई सर्किट है, लेट अस से एक सर्किट है, एक ये दिया गया, उसके आगे वोल्टेज दिया गया है और उसके आगे मैंने एक इंडक्टर लगा दिया है। ठीक है, एक इंडक्टर लगा दिया, प्योरली इंडक्टर लगा दिया। तुम करंट की बात करती हो और वोल्टेज की बात करती हो, तो हम लोग कुछ इसी तरह तो बात करते हैं कि भैया वोल्टेज इधर बन गई और करंट ऐसे बन गया। यस और नो? यही तो करते थे। और बीच का पाई बाय 2 आता, तो पूछते थे इस पर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता, तो कहते थे cos पाई बाय 2। उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी? cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0। तो कहते थे भैया 0 पावर फैक्टर है, लैगिंग है, तो सर्किट प्योरली इंडक्टिव है। यही बात तो कहते थे, याद आया? सर्किट प्योरली इंडक्टिव है। अब जरा चेक करो, Yes, रिजल्टेंट करंट ट्रांसफार्मर में जा कौन सा रहा है? आई नॉट। रिजल्टेंट करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट जा रहा है? ये आई नॉट ही तो जा रहा है, ये वाला आई नॉट ही तो घुस रहा है। और वोल्टेज कैसी है? वी। तो वी और आई नॉट के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर उसका तुम कोसाइन ले लोगी तो क्या निकल के आएगा? नो लोड पावर फैक्टर तो आ जाएगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर तुम वोल्टेज और करंट इन द ट्रांसफॉर्मर एंड द नो लोड कंडीशन के इसके बीच के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोसाइन ले लेती हो। फाई नॉट क्या है? फाई नॉट इज नथिंग, इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। yes sir. वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसके अब जो एंगल, इसका कोसाइन ले लोगे क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर आ जाएगा। अब चूंकि ये नो लोड कंडीशन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे? Yes, क्या no. बोलेंगे इसको? नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये चीज याद रखना, ये गड़बड़ मत करना। इसको बोलेंगे नो लोड पीएफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, ओके। पावर का फॉर्मूला बताओ कोई मुझे, कैसे निकलता था पावर का फॉर्मूला?
पी क्या होता है, पी क्या होता था सत्यम, पी क्या होता था, पी होता था वी आई कॉस फाई, गलत तो नहीं, यही तो होता था, हाँ या ना। पावर क्या होता था, वी आई कॉस फाई, याद है बच्चों, याद है या नहीं याद है, जल्दी बताओ। पावर एसी सर्किट की ऐसे ही निकलती थी वी आई कॉस फाई, हाँ यस या ना। सर। ठीक है, ऐसे ही निकलती थी, तो चेक करो। अगर वोल्टेज की जगह V1 लगा दो, करंट की जगह आई नॉट लगा दो और सीधा कॉस फाई लिख दो, तो आई नॉट कॉस फाई क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस फाई क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाओ देखो जरा, ये बनाया हुआ है कुछ, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आई नॉट कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, आई आई डब्ल्यू। आई नॉट कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, क्या हो जाएगी जल्दी तो, आई डब्ल्यू, आई नॉट कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डब्ल्यू, यस और नो, जल्दी बताओ। तो इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ V इंटू आई डब्ल्यू। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट। अच्छा ये क्या होगा, P क्या होगा, ये मुझे बताओ, ये क्या होगा, ये जो पावर आ रही है कौन सी पावर है, रियल पावर है। रियल पावर कहाँ से निकलेगी, रेजिस्टिव लॉस से, तो ये कौन सी लॉस होगा, कोर लॉस। ये कौन सा होगा, कोर लॉस, क्योंकि मैंने इनिशियली मान के चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कि इज द वाइंडिंग के लॉस इज इक्वल टू जीरो। कल मैंने बोला था, इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, सारा का सारा मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ, कोर लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कोर लॉस। आगे रुक जाइएगा, थोड़ी देर रुकना, सारा कॉन्सेप्ट भी एक न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक बात सही है, समझ में आ गई बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रहा प्लीज जी वीडियो, सर। वीडियो को स्लो करके इत्मीनान से देखना, चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल इसी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोग के सामने एक न्यूमेरिकल रखता हूँ, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट, न्यूमेरिकल जब लिखूं साथ में लिखना शुरू कर दिया करो। फाइंड द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, ऑफ नो लोड करंट एंड नो लोड करंट of a no load current of a 440 to 220 volt transformer, 440 to 220 volt transformer, if the power input to HV side is, if power input is to the HV side is 80 watt, if the power input to HV side is 80 watt, आगे सुनिएगा, the LV side is kept open, the LV side is kept open, ठीक है, and the no load PF of TA transformer is 0.3 lagging. ओके उमंग, क्वेश्चन एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ो, साफ साफ बोल बोल के, जोर जोर से, जल्दी पढ़ो। Find the active and reactive component of no load current of a 440 and 220 volt transformer. If the ठीक है, power input to high voltage side is 80 watt, the low voltage side is kept open and the no load पावर फैक्टर पीएफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, power पीएफ factor पीएफ of transformer is PF. 0.3, 0.3 लैगिंग, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। रिया पाल, बातों में आओ जरा जल्दी से, रिया पाल, कम टू कम्युनिकेशन। यस सर। ये कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रांसफार्मर नो लोड पे चल रहा है कि फुल लोड पे चल रहा है, कैसे पता चल रहा है सर इस, क्योंकि लो वोल्टेज साइड को ओपन रख रखा है। बहुत बढ़िया, द एलवी साइड इज केप्ट ओपन, यहां से शुरू होता है। जब एलवी साइड इज केप्ट ओपन, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर किस पे चल रहा है, नो लोड कंडीशन पर। यहां से पकड़ना है ये सवाल, अगर ये सवाल यहां से मिस कर गए तो खा गया पूरा सवाल तुमको, ठीक है। चलो देखते हैं दिया क्या रखा है, दे रहा है 440 बटा 220 वोल्ट है, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये ओपन कर दिया उसने,
और इस पर जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 80 वॉट। ठीक है जी, गलत तो नहीं, यही है, गलत तो नहीं, यही दे रहा है। और उसने एक चीज और बोली है कि नो लोड पीएफ की वैल्यू दे रखा है 0.3। और कुछ तो नहीं दे रखा, मुझे बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। रिया, सिर्फ इतना ही दे रखा है ना बेटा? यस सर। सवाल नोट किया था आपने? हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। पावर इनपुट टू एचवी साइड, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वी आई नॉट कॉस फाई नॉट। जरा चेक करना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 440। आई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है और कॉस फाई नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है 0.3। ये कैसे दे रहा है वो जरा चेक करो। उसने बोला है कि नो लोड पी एफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 0.3 लैगिंग। ठीक है, और ये हमको पता है 0.3 लैगिंग, इसका मतलब इसके बाद बात हो रही है, वो बात कर रहा है cos फाई नॉट की इज इक्वल टू 80। तो आई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जल्दी बताओ। आई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू क्या होगी? 80 अपॉन 440 इंटू 0.3। आंसर बताओ कोई सर बालक जल्दी से। 2.66 एम्पियर। 2.66 नहीं हो सकती बच्चे, कैसे कर रहे हो? 0.606। हाँ 0.6 आएगी, सही है, 0.606 एम्प्स। ठीक है, अब वो क्या रहा है, निकालना क्या है, निकालना क्या है? संदीप, संदीप गुप्ता क्लास में है? संदीप गुप्ता क्लास में है, जल्दी बताओ। यस सर। वो कह रहा है निकालना क्या है, वो कह रहा है निकालो एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। अच्छा, वो बोल रहा है निकालो एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। अच्छा, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, जल्दी बताओ। रिएक्टिव कंपोनेंट आई नॉट इज इक्वल टू आई एम प्लस आई डब्ल्यू, यही होता था, याद है या नहीं याद है, जल्दी बताओ। Yes, sir. यही होता था, आई एम आई नॉट इज इक्वल टू आई एम प्लस आई डब्ल्यू। अब मुझे बताओ इसमें से रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? रिएक्टिव कंपोनेंट वो IM. जो फ्लक्स पैदा करे। रिएक्टिव कंपोनेंट वो जो फ्लक्स के साथ हो, तो इसकी वैल्यू कौन सी होती है? आई एम। और एक्टिव कंपोनेंट दूसरा वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यू। तो एक्टिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं? रेजिस्टिव कंपोनेंट को जनरली वर्ड यूज होता है। जनरली जो पावर लॉस पैदा करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिव, उसका एक्टिव कंपोनेंट। और जो फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। आई डब्ल्यू की वैल्यू है आई नॉट कॉस फाई नॉट, और आई एम की वैल्यू होती है आई नॉट साइन फाई नॉट। कैन एनीबडी गिव मी बोथ द आंसर्स नाउ? जल्दी से आंसर दे दो मुझे, जल्दी जल्दी, जल्दी से आंसर दे दो मुझे, जल्दी से, जल्दी से मुझको आंसर दे दो प्लीज। शिवाली, आंसर दो। रतन सिंह, रतन सिंह, यस सर। भाई दे दे आंसर, वेट क्यों करता पेन्ना? Sir, सर IW की वैल्यू 0.1818 होगी। किसकी? आई डब्ल्यू की? आई डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 0.1818। 0.1818 एम्पियर। किसी का ये, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है। हाँ भाई, आई डब्ल्यू की वैल्यू तो ये आ गई 0.1818। रतन चल भाई छेती कर, ऐदा आंसर दे आई एम दा। आई एम कितना होएगा? साईं गुजराल, गुजराल साहब जल्दी करो, आई एम का आंसर दो। सर 0.57 एम्पियर। देखो जो खा गया इसको, 0.57 एम्पियर्स।
ठीक है, ओके, गुड गुड, सही आंसर आ गए। तो आप ध्यान से देखो, ये छोटे से दो जो निकले हैं यही इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर है। यही तो निकालना था, हाँ या ना? यही निकालना था या नहीं निकालना था, जल्दी बताओ। फाइंड, Yes, यही sir. बस। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? नो लोड और नो लोड करंट का, नो लोड पावर फैक्टर का क्लियर हुआ? Yes. यस सर। एक बार आप लोग ना पूरा ये लेक्चर दोबारा देखेंगे, ठीक है? शिवाली मुझको 2 मिनट और देना, 11:17 पे बात करेंगे अब, ठीक है? एक काम और करते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक अगली हेडिंग लेते हैं हम लोग। अगली हेडिंग होगी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट। नो लोड इक्विवेलेंट, ये आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ गए थोड़ा सा तो बात खत्म कर देंगे। नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि आई नॉट ना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, आई एम और आई, इसमें किसमें डिवाइड होता है? डब्ल्यू। यस और नो, जल्दी बताओ, आई एम और आई डब्ल्यू, जल्दी बताइए, सही बात गलत बात? सही सर। सही बात है। अच्छा, सही बात मुझे ये पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्टिव कंपोनेंट है। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ये वाला जो कंपोनेंट है ये इंडक्टिव कंपोनेंट में जाता है, और ये वाला कंपोनेंट ये रेजिस्टिव कंपोनेंट में जाता है। हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना, सही बताओ जल्दी जल्दी। सही बात है कि गलत बात? भैया मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा तो किस में घुसेगा? रिएक्टिव कंपोनेंट के अंदर। तो मैंने कह दिया इंडक्टर के अंदर घुसता है। और ये क्या लॉसेस पैदा करता है? तो मैंने कहा भाई तू रेजिस्टिव कंपोनेंट में जाता है। बात गलत है या बात सही है, जल्दी बताइए। सही सर। सही है। अच्छा, अब मुझे सही है। बिल्कुल, अब मुझे एक बंदा कोई बताओ कि ये दो कंपोनेंट फिर सीरीज में लगे होने चाहिए कि पैरेलल में लगे होने चाहिए? सीरीज में लगे होने सर चाहिए, पैरेलल में। पैरेलल में। क्यों 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 रतन, ऐसा क्यों लगा? रतन, ऐसा क्यों लगा पैरेलल में? सर लॉस और एक साथ कैसे हो जाएगी चीज? बेटा अगर सीरीज में होते तो करंट सेम होता, यहाँ तो अलग अलग जा रहा है ना दोनों में। एल में जा रहा है आई एम और आर में जा रहा है आई डब्ल्यू, हाँ या ना? ठीक है, अगर Yes, sir. सीरीज में होते तो करंट सेम होता ना भाई। चलो एक अगली चीज, जब हमने नो लोड वाइंडिंग करंट पकड़ा, जब नो लोड हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट पकड़ा था, तो हमने एक चीज और कही थी, हम लोगों ने वाइंडिंग लॉस को जीरो कंसीडर कर लिया था। ये चीज याद है या नहीं याद है? वाइंडिंग लॉस को क्या कंसीडर कर लिया था? जीरो। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखो, देखा भाला कुछ बनाऊंगा, अगर अब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना सकता हूं, चेक करिएगा। मैंने कहा ये रही मेरी वाइंडिंग आ गई भाई, ये मेरा कोर का कंपोनेंट आ गया, ठीक है जी, ये मेरा कोर बन गया, ये मेरी पहले टर्न बन गए T1 वाले, बीच में मैग्नेटिक कपलिंग दे दी, ये दूसरे बन गए, ये बन गए T2 वाले टर्न। अब ध्यान से देखना, समझने की बात करिएगा, लास्ट पॉइंट है, खत्म करेंगे लेक्चर्स के बाद। ये बन गया वोल्टेज V1 वोल्टेज लगाया, सेकेंडरी एट नो लोड है, सेकेंडरी किस पे है? नो लोड पे है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सेकेंडरी किस पे है? नो लोड पे। बात सही है गलत? ओपन है ना सेकेंडरी? यस सर। ठीक है, तो करंट यहाँ पे कौन सा घुसेगा? यहाँ पे करंट कौन सा जाएगा? नो लोड करंट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आई नॉट। अच्छा, रेजिस्टिव वाली ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा? आई डब्ल्यू। रेजिस्टिव वाली ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा? आई डब्ल्यू। और इंडक्टिव वाली ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा? आई एम। ठीक है, इसको कौन सा, फिर ध्यान से समझना, आप जो चीज बता रहा हूं ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे, अब यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे आर नॉट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आर नॉट। आर नॉट विल नाउ रिप्रेजेंट द कोर लॉस ऑफ द कोर लॉस कंपोनेंट। किस, क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक्स नॉट रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटाइजिंग
रिएक्टेंस ऑफ कोर। इसको याद रखिएगा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करूंगा मैं इसी पॉइंट पर। तो अगर नो लोड सर्किट की बात करें, नो लोड कंडीशन में, तो सिंपल सी बात है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि वाइंडिंग में किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा, सारा का सारा पोर्शन कोर में जा रहा है। तो कोर के अंदर दो चीजें हो रही थी, एक तो फ्लक्स पैदा कर रहा था ये वाला पोर्शन, और दूसरा एक और काम हो रहा था, लॉसेस हो रहे थे। जो लॉसेस हो रहे थे उनको मैंने कह दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कोर लॉस कंपोनेंट से, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द कोर से, और हमने बोल दिया IM और IM। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात दोबारा दिख जाएगा, क्या? I0 इज इक्वल टू IM प्लस IW। गलत तो नहीं है दोस्तों? गलत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या आंसर दोगे? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे कोर को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोर को। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ये अभी मैंने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को कल से शुरू करने के लिए या परसों से शुरू करने के लिए रखा हुआ है। मोस्ट पॉसिबली हम लोग फुल इक्विवेलेंट सर्किट पर परसों पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं?